तो बाजार में आज लीडरशिप का भाव साफ साफ दिख रहा है और इसके चलते ही आज एक बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी है ऊपर, निफ्टी बैंक है नीचे। आज निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है वो है आईटी शेयरों से, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मेटल से मूड थोड़ा सा खराब है। 1 घंटे कारोबार बाकी है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अपने एक्सपर्ट्स ये जानेंगे। और क्या थोड़ा नीचे आने पर बाजार में आपके लिए कंफर्ट है खरीदारी करने का? क्या तेजी का मौका आखिरी 1 घंटे मिलेगा? ये हम जानने की कोशिश करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक सत्यव्रतम और शुरुआत करते हैं कि आखिर बाजार में आज क्या हो रहा है। एक रेंज का कारोबार हो रहा है बाजार में आज। आप सुबह से अगर देखेंगे तो सीमित दायरे में बाजार है। निफ्टी दिन भर 100 अंकों की रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखा है। मेटल, माइनिंग, ये जो 2 सेक्टर हैं ये टूट रहे हैं और इसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख से टैक्स वसूलने को कहा है राज्यों से, 2005 से ही। तो ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है मेटल शेयरों पर और आप देखेंगे तमाम मेटल शेयर आपको टूटते हुए दिखेंगे। आईटी शेयरों से हालांकि सपोर्ट है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस 1.5 से 2% ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। अगर नतीजों की बात करें तो पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर 10% टूटा है और वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर आज ये है। मुनाफे में 64% की भारी कमी हमें देखने को मिल रही है पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर में। लेकिन कुछ पैक्स ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी का माहौल है। सुस्ती के बाजार में भी पैकेजिंग, ऑटो एंसिलरी, कुछ कंज्यूमर टेक, फिनटेक, ये शेयर आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पेटीएम हो गया, नायका हो गया, पीवी फिनटेक हो गया, ये शेयर चल रहे हैं। लेकिन बाजार में सुस्ती है क्यों, जरा ये समझते हैं। आपके सामने वो भी हम पॉइंट्स लाने की कोशिश करेंगे। कई सारी चिंताएं हैं। पहली चिंता ये कि एफआईज की लगातार बिकवाली हो रही है। इस महीने अगर हम देखेंगे कैश में तो करीब 25-26 हजार करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है कैश मार्केट में। जो पॉलिटिकल अनिश्चितताएं बाजार को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं और उसके चलते हो ये रहा है कि क्रूड में भी हमने तेजी देखी है। थोड़ी ब्रेंट क्रूड का जो भाव है $81 के आसपास पहुंच गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में खासतौर से ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष बढ़ने की आशंका है और ये चीजें बाजार को परेशान कर रही हैं। इसके चलते क्रूड ऊपर है। ब्रेंट हमने $76 के आसपास देखा, अब $81 के ऊपर आकर यह कारोबार कर रहा है। एक और चिंता यह है कि नतीजों का सीजन हो गया ऑलमोस्ट ओवर। निफ्टी के सारे नतीजे आ गए, लेकिन जो उम्मीदें थी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं और कोई जोश का माहौल नहीं बना पाए नतीजे। इनलाइन नतीजे ज्यादा रहे जो अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन स्टैंड आउट करने वाले फैक्टर वो बाजार से मिसिंग रहे और ये चीजें भी थोड़ी परेशान करती हुई दिख रही हैं। अब बाजार पे नए ट्रिगर का भाव है। यूएस फेड की पॉलिसी आ गई, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, नतीजों का सीजन चला गया। जो कुछ होना था ऐसा लगता है कि वो हो गया और अब नए ट्रिगर का बाजार वेट करेगा और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि दिन भर 100 अंकों की सीमित से रेंज में आज बाजार ने काम किया है। और अगर आईटी शेयर आज थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करते तेजी में तो शायद हम निफ्टी को लाल निशान में भी देख रहे होते, लेकिन निफ्टी बैंक है 83 अंक नीचे। 2-3 शेयरों को लेकर आइए जिनका वेटेज अच्छा खासा है। रिलायंस का शेयर आज सुस्त है, वहां पर आपको कोई एक्शन नहीं दिखेगा। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो 1600 रुपए के आसपास तक कल फिसला था, आज भी एक रेंज में ही है। एचडीएफसी बैंक 1607-8 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। 0.25% की हल्की सी तेजी इसमें हो रही है। टीसीएस में जरूर 2% के आसपास की तेजी है, क्योंकि टीसीएस आज लीड कर रहा है। आज पूरे के पूरे भारतीय बाजार को अगर हम कहें, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, यहां से आज लीडरशिप आ रही है। टेक महिंद्रा, ये कुछ शेयर्स हैं जो चलते हुए दिख रहे हैं और कुछ बाइंग हम देख रहे हैं कि ऑटो में दिख रही है। टाटा मोटर्स हो गया, एमएनएम हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी पर आज कारोबार हो रहा है। तो आखिरी का 1 घंटा कैसे बीतेगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम देख रहे हैं कि मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 1550 पौने 1600 शेयर हैं लाल निशान वाले और सिर्फ 900 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स है 5% डाउन, हालांकि 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। आप देखिए एफएनओ में भी आपको मामला साफ हो जाएगा। लगभग दोगुने का मामला है। चढ़ने वाले शेयर हैं 60 और डिक्लाइंस वाले हैं 118। अपने एक्सपर्ट से जोड़ते हैं और बाजार की चाल को यहां समझते हैं। आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे और जो भी खबरें आई हैं आज दिन के दौरान उन पर भी करेंगे फोकस। और अगर आपके लिए कोई मौके बन रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको हम जरूर बताएंगे। हमारे मेहमान हैं आज के जतिन घेडिया और देवांग शाह। जतिन और देवांग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। जतिन जी, शुरुआत आपसे करेंगे। निफ्टी आज रेंज में रहा है जतिन, 24,150 के आसपास तक का इंडेक्स है।
24,200 कल हम सपोर्ट टूटते हुए हमने देखा था और आज हम देख रहे हैं कि वहां सस्टेन कर भी नहीं पा रहा है। अगले एक घंटे में आपको क्या लगता है जितिन कि 24,100 के आसपास अगर इंडेक्स मिले तो बाय करना चाहिए या 24,200 के आसपास तक जाए तो वहां सेल करना चाहिए? दोनों में से बेहतर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं बाजार ओवरऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा वीक ही है। हमें लगता है जो पुल बैक की रैलीज आ रही है वो ज्यादा करके सस्टेन नहीं हो पा रहा है और ऊपरी स्तरों से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है और आज के सेशन में हमें लगता है कि डेरिवेटिव डेटा थोड़ा हावी रहेगा ओवरऑल ट्रेंड के नजरिए से देखें तो। अगर जो लेवल्स की बात करूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 24,150 24,200 के रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो आने वाले अगले एक घंटे में हमें लगता नहीं है कि कोई बड़ा मूवमेंट ऑन दी आइदर साइड आएगा। हमें लगता है कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी के मद्देनजर हमें लगता है कि 24,150 प्लस और माइनस 20-30 पॉइंट्स के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मूवमेंट इन द नेक्स्ट 1 आवर। ठीक है, बाजार में थोड़ी सी ना छुट्टी का भी माहौल है। कल देखिए 15 अगस्त है, उसके बाद है शुक्रवार, उसके बाद है 2 दिन की और छुट्टी। तो लोगों ने इसको थोड़ा लॉन्ग वीकेंड बना के शायद उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सी वॉल्यूम शायद आज कम होंगी रोज़ के मुकाबले। चलिए अपने एक्सपर्ट से उनके शेयर अब जानने की शुरुआत करते हैं और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ठीक है, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित मूलचंदानी। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बताइए सर, क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार में आपने, क्या खरीदे अभी? जी अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो सभी व्यूअर्स को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए अभी भी मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट पे है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक सपोर्ट से बाउंस भी दे रहे हैं या फिर एक न्यू ब्रेकआउट के कगार पे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला स्टॉक बाय कर रहेगा, रिकमेंडेशन वो रहेगा बर्जर पेंट्स का। देखिए बर्जर पेंट्स से अपना एक डबल बॉटम बनाया था 450 की लेवल्स का, उसके बाद स्टॉक ने 560 की लेवल्स के बाद एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिया था, लेकिन आप देखेंगे तो 23.6 के लेवल से स्टॉक ने बाउंस किया है। तो आज का जो सेशन है वो काफी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव अप्रोच लग रहा है कि न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस 548 पे बाय कीजिए, 526 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट रहेगा 586 एंड 602। जो दूसरा स्टॉक है वो है ईकेसी एवरेस्ट कांटो। आज के सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 6 to 7% अपसाइड है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए ब्रेकआउट आया था, जो रेजिस्टेंस था 155 156 का सपोर्ट रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने 175 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लेकिन आप देखेंगे तो अगर रीटेस्ट कैंडिडेट है तो डेली में वीकली में काफी अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट से बाउंस मिला है। तो स्टॉक को बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 198 एंड 209। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 150 का। ठीक है, एवरेस्ट कांटो एक शेयर हो गया आपके लिए तेजी का। सुमित जी, आपने दूसरा शेयर कौन सा बोला था? कुछ तो ऑडियो में दिक्कत थी, हम सुन नहीं पाए थे। जो पहला स्टॉक डिस्कस किया था वो था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट, ठीक है, परफेक्ट। बर्जर पेंट में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है और एवरेस्ट कांटो में उसके डबल। ये दो शेयर आज सुस्ती वाले बाजार में भी चल रहे हैं और आपके लिए अपने एक्सपर्टीज से हमारे एक्सपर्ट ये शेयर खोज के लिए लेकर आते हैं और आपको इनमें मौका मिलता है पैसे बनाने का। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना पड़ता है सुमित जी के शेयरों में। लेकिन आगे बढ़ेंगे। देवांग, आप बताइए। नमस्कार, आपके शेयर कौन से हैं? ओवरऑल बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा टीसीएस का। टीसीएस में देखा गया डेली चार्ट पे आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है सपोर्ट से रिज्यूम के अपसाइड। तो टीसीएस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 4210, टारगेट है 4380। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, डेली चार्ट स्टॉक अभी भी एक हाई टॉप पैटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ से भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 198, टारगेट है 209। फेडरल बैंक फोकस में है, 198 रुपए का स्टॉप लॉस, 209 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। और टीसीएस की तेजी को प्ले कर रहे हैं देवांग। स्टॉप लॉस 4210 रुपए का और टारगेट होगा 4380 रुपए का।
ये हो गए 2 शेयर आपके लिए देवांग की तरफ से। इस बीच मझगांव डॉक के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर और शेयर देख रहे हैं कि 3.5% ऊपर है। मार्जिन 8% से बढ़कर 27%, गजब का मार्जिन एक्सपेंशन है। आय देखते हैं, आय कितनी बड़ी है, मुनाफा कितना बड़ा है। आय 8.5% बढ़ी है, 2357 करोड़ रुपए की आय आई है। और मुनाफे के फिगर पर भी नजर डालेंगे और मुनाफा बढ़ा है 121%, यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गया मुनाफा। मझगांव डॉक के बहुत ही तगड़े नंबर हैं। सुमित जी, आप जरा इस पर राय दीजिए मझगांव डॉक को लेकर। 5,000 रुपए का शेयर है, 3% ऊपर का 4% ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कैसे लग रहा है आपको, इसका चार्ट कैसा लग रहा है आपको? अभिषेक जी देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिखाया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2500 टिल द लेवल्स ऑफ 5800। देखिए उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव जोन में था, लेकिन देखेंगे कि पिछले 5 से 7 सेशन से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। डेली के सुपर ट्रेंड में अगर आप लगाएंगे तो 4500 का काफी अच्छा एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है। लेकिन न्यू पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा वेट करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप 4550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए डेली क्लोजिंग पे। लेकिन न्यू एंट्री के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा अगर स्टॉक 5200 को क्रॉस कर रहा है। अगर 5200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, पिछला हाई एक यू बॉटम टारगेट आपका बन सकता है 5800। अगर वीकली क्लोजिंग 5800 के ऊपर आ रही है तो फिर यहाँ से 6500 का आप टारगेट भी बना सकते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड रखें और न्यू के लिए थोड़ा सा वेट करें। के लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको। जिनके पास हैं वो होल्ड करें। 5800 रुपए के हमने भाव देखे थे मझगांव डॉक की जुलाई में और वहां से शेयर फिसला। सिर्फ मझगांव डॉक नहीं फिसला, तमाम पीएसयू जो भी थे ना, वो सभी में हमने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी ऊपरी स्तर पर, क्योंकि चले बहुत ज्यादा थे तो ये प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी था। लेकिन जो ही नतीजा है देखिए, लोग ताक में बैठे हैं कि कौन सा मौका आए और कौन सी अच्छी चीज आए। कई बार होता है कि लोग ना कोई अगर ट्रेंडिंग सेक्टर होता है, चढ़ने वाला शेयर होता है तो उसके बारे में अच्छी खबरें सुनना चाहते हैं, और कोई गिर रहा होता है शेयर ना तो सुनना चाहते हैं कोई बुरी खबर आ जाए। वही हो रहा है। मझगांव डॉक 4% ऊपर नतीजों के दम पर। जतिन जी आप बताइए सर, आपके शेयर्स कौन से हैं? देखिए, मैं फ्रंटलाइन स्टॉक से साथ जाना चाहूंगा। हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल का एक स्टॉक जो है वो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड किया जा सकता है। हमें लगता है कि एक रेंज में है भारती बहुत समय से। हमें लगता है कि 40 डे का एवरेज एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। डिसाइसिवली वो ब्रेक नहीं कर रहा है और वहां से कंटिन्यूसली हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल ने एक बार फिर से वही लेवल को, वही एवरेज को रिटेस्ट करते के एक 3 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ऐसा हमें लग रहा है। इसके लिए भारतीय एयरटेल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का और टारगेट रहेंगे 1525 के। जो दूसरा स्टॉक होगा वो आईटी पैक में से एचसीएल टेक में होगा। तो एचसीएल टेक में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। हमें लगता है कि जो मोमेंटम है आईटी स्टॉक्स में और इन पर्टिकुलर एचसीएल टेक में आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए एचसीएल टेक में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1580 का और टारगेट रहेंगे 1675। आईटी स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की नजर। एचसीएल टेक 1675 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1580 का। तो ये है सलाह जतिन जी की तरफ से। और भी काफी सारे ट्रेडिंग आइडियाज अभी हमने आपके सामने रखे, उसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी हमने आपको बताया, तो उस पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक कुछ अहम खबरों का। और इस बीच माइनिंग कंपनियां फोकस में है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को मंजूरी दे दी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खबर की पूरी डिटेल्स के साथ सौमित मौजूद हैं। सौमित बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आज ये कहा गया कि जो रॉयल्टी है मिनरल्स पर उसको पहले से भी लिया जा सकता है, पर उसको अप्रैल 1, 2005 के बाद ये लिया जाएगा। ये बात तब हुई जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि कैसे राज्य जो हैं वो भी माइनिंग पे जो रॉयल्टी है उसके हकदार हैं। पर प्रश्न इस बात का था कि क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, कि पहले से होगा या बाद से होगा। ये 1989 का केस है तो पहले से भी हो सकता था, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा कि 2005 के
अप्रैल के बाद ये होगा। ये झटका लग सकता है माइनिंग कंपनी को इससे, क्योंकि उनको भारी रॉयल्टी पे करनी पड़ सकती है, पर उतनी नहीं जितनी की पहले हो सकती थी। सो ये केस इस मामले को लेकर था कि कैसे राज्य सरकारें भी हकदार हैं रॉयल्टी जो माइनिंग पर होती है उसका, सिर्फ केंद्र सरकार ही ऐसा ना हो। इसका फैसला पिछले महीने आ गया था, पर रेट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, इसका फैसला आज ही हो पाया है। ओके, तो इस वजह से माइनिंग कंपनियों पर असर पड़ सकता है। कुछ यहाँ पर कंपनियां भी, सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े थे, वो हाईलाइट भी कर रहे थे माइनिंग सेक्टर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों पर आज दबाव भी देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की देनदारी देखिए 17,350, सेल 2,980, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों पर बड़ा इम्पैक्ट यहां पर आ सकता है। ये नोवामा की भी रिपोर्ट आई थी इस खबर पर, और उस हिसाब से कितना इम्पैक्ट आ सकता है वो हमने आपके लिए बताया। तो अच्छी खबर नहीं है ये इन कंपनियों के लिए, इस वजह से आज हम इस पूरे सेक्टर में थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। हिंडाल्को नतीजों के चलते थोड़ा सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी इस वक्त बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। इस बीच आपके स्क्रीन पर एक और नंबर चल रहा है ईआईडी पेरी का। स्टॉक 3.5% नीचे आ चुका है, नतीजे कमजोर, मुनाफे में 30% की गिरावट, 30.5% की गिरावट, और आय में भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी कमी इस बार देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा घटा है, करीब 27% से ज्यादा की कमी कामकाजी मुनाफे में देखने को मिली है, और आय में भी 4% की कमी इस क्वार्टर कंपनी ने दर्ज की। तो ईआईडी पेरी कमजोर नतीजे, 3.5% नीचे अब स्टॉक आ चुका है। देवांग जी, क्या सलाह होगी आपकी? ईआईडी पेरी में नतीजों के बाद का रिएक्शन हम देख रहे हैं, स्टॉक कमजोर है, क्या व्यू बन रहा है आपका शेयर पर? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। स्टॉक यहां से फर्दर यहाँ करेक्शन देखने मिल सकता है, अराउंड 735 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और 761 का नो रेजिस्टेंस है, तो अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। न्यू बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो नई खरीदारी के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि जैसे ही देखिए नतीजे आए एक गिरावट यहाँ पर आई, 3% की गिरावट इस वक्त ईआईडी पेरी के शेयर में देखने को मिल रही है। कोई भी ट्रेड यहाँ पर अवॉइड करिए इस स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच 18 हाउस प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति, आप कहां पर ऑप्शन की रणनीति देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो बनता है वो है एलएनटी में। एलएनटी का अगर हम इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे बेरिश साइड के सेटअप जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक डेफिनेटली एक वीकनेस दर्शा रहा था, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर फर्दर एक डाउनसाइड का मोमेंटम बन सकता है। आज के दिन में भी हमने देखा कि स्टॉक ने फ्लैट से नेगेटिव साइड का ही यहाँ पे ट्रेंड बनाए रखा है। 3500 की पुट ऑप्शन आपको खरीद के ट्रेड करना है। 3500 की पुट ऑप्शन आप यहाँ पे 37 रुपीज 50 पैसा के भाव पे खरीदें। टारगेट इसका जो है वो 59 रुपीज 50 पैसे तक बनता है, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 28 रुपीज का लेके चलना है। अधिकतम मुनाफा 3,300 और नुकसान 1,425 रुपए तक का हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। फेवरेबल ट्रेड है, बेरिश साइड की स्ट्रैटेजी है, गिरावट के साथ आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ध्वनि की स्ट्रेटजी, एलएनटी की 3500 वाली पुट खरीदनी है 37.5 रुपए के भाव पर, लक्ष्य है 59.50 रुपए, और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 28 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 3,300 रुपए और अधिकतम नुकसान होगा 1,425 रुपए, यानी कि आधे से भी कम। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये शेयर ठीक लग रहा है। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा राय लेते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में चुनिंदा कमजोरी है। डॉक्टर रेड्डीज हो गया, डिवीज लैब हो गया, ये शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब डिफेंसिव में आज मामला बटा हुआ है, आईटी चल रहे हैं, फार्मा कमजोर है। सुमित जी, आप बताइए, फार्मा में कहीं आपको शॉर्टिंग के मौके यहां से दिख रहे हैं क्या, या फिर शॉर्ट अवॉइड करें? देखिए, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर अगर है तो बिल्कुल आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपने कैंडिडेट लिया तो वो था डॉक्टर रेड्डीज। बिल्कुल आप देखिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, जो लेवल थी 6850 उसको ब्रेक किया है और कंटिन्यू उसी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है।
तो बिल्कुल जिनके पास शॉर्ट है या फिर अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा 6,900 का फॉर द टारगेट ऑफ 6,700। इसी तरह से आप डीवीज में देखेंगे तो आज के सेशन में ही काफी अच्छा डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर किसी के पास इंट्राडे में अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो उनको स्क्वायर ऑफ करने की यहाँ पे सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक जो है अब पिछले अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है जो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो 4630 का जो था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आज का आप लो देखेंगे तो 4640 का ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है तो उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ज्यादा बेटर है। डॉक्टर रेड्डीज 6,900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 6,700 रुपए का आपके लिए टारगेट बनेगा डॉक्टर रेड्डीज में, डीवीज में नहीं, डॉक्टर रेड्डीज में मौके आपके लिए उसमें बेहतर हैं। हालांकि डीवीज भी 4% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये शेयर की बात हो रही है। 6,800 रुपये 816 का भाव है। 6,900 का स्टॉप लॉस लगाइए और 6,700 का टारगेट यहां से आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। एक शेयर हीरो मोटो, आज हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग दिया शुरुआती सत्र में, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन और बढ़ी 4% के आसपास की। लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश जरूर हुई लेकिन वो कोशिशें बहुत रंग नहीं ला पा रही हैं। दरअसल नतीजों को लेकर थोड़ी सी निराशा थी। उसके बाद एक मैनेजमेंट की कॉन कॉल भी हुई है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा है, क्या भविष्य यहां से ठीक होगा हीरो मोटो का, कंपनी क्या मान के चल रही है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये सब कुछ बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि बताइए, हीरो मोटो कमजोर है शेयर, 5800 रुपए से गिर के 5,000 रुपए के आसपास ही कारोबार कर रहा है, क्या रीजंस हैं इसके? तो जी हाँ, देखिए अगर नतीजों की बात करें तो वहाँ पे कमज़ोरी ज़रूर देखने को मिली थी, क्योंकि अन्य कंपनी से अगर आप देखें बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, जिन्होंने अच्छे नतीजे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रादर पेश किए थे, पर हीरो मोटोकॉर्प से निराशा हाथ ज़रूर लगी थी। पर मैनेजमेंट कमेंट्री ने गिरते हुए स्टॉक को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि इस बार जो कि मार्जिन आपको उम्मीद से कम दिख रहे हैं, उसका 200 बेसिस पॉइंट्स का जो हिट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से ही है, क्योंकि कई सारी कंपनीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिविजन्स जो है अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि अगर आप हमारी दूसरी पेट्रोल की गाड़ियां यानी आइस की गाड़ियों के मार्जिन्स देखते हैं तो वो 16.4% है, पर 200 बेसिस पॉइंट्स का जो हिट है वो सिर्फ ईवी से है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में भी ऐसा हिट रहेगा। तो इसीलिए जो है इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भरोसा वहाँ पे ज़रूर दिखा कि आगे अगर ईवी सेगमेंट की जो कॉस्ट है उसको कम करेगी हीरो मोटोकॉर्प, तो फिर उनका जो है ओवरऑल मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए नजर आएगा। तो ये रही एक बात। पर दूसरा फैक्टर जो कि मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकता है वो है वॉल्यूम पुश, क्योंकि आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प का अधिकतम जो बिजनेस है वो रूरल मार्केट से आता है। अब आने वाले समय में त्यौहार है और हीरो मोटोकॉर्प जो कि सबसे दिग्गज कंपनी है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, उसका ये कहना है कि रूरल डिमांड और रूरल सेंटिमेंट पिकअप हो रहा है। खास तौर से जो एंट्री लेवल गाड़ियां थी, जो छोटी गाड़ियां 125 सीसी सेगमेंट वाली जो गाड़ियां थी, उनमें पिकअप हो रहा है। और साथ ही अगर प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखें तो वो भी बरकरार है। फेस्टिव सीजन की तैयारियां भी भरपूर हैं। इन्वेंट्रीज जो है उन्होंने पाइलअप करना शुरू कर दी हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार बम्पर फेस्टिव सीजन की सेल्स होगी। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छी रिकवरी आई। साथ ही कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसा हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हीरो मोटोकॉर्प की बाइक है विदा, उसमें उनका कहना है कि जी हाँ, विदा के भी हम डीलरशिप्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स वहाँ पे भी पिकअप होते हुए दिख रहे हैं। पर कंपटीशन जो है सीएनजी बाइकों में भी दिख रहा है। कॉन कॉल में ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि आप उस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि हम जो है फ्लेक्स फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ हाइब्रिड फ्यूल्स पे भी हम अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे, पर वो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। तो वो एक ग्रोथ ट्रिगर फिलहाल तो नहीं दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। पर जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, खास तौर से अगर हम बात करें उनके आइस बिजनेस की, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी है। वॉल्यूम्स पुश जो है एक अच्छा आते हुए देख सकते हैं। फेस्टिव का इम्पैक्ट रहेगा और सेंटिमेंट पूरा फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। तो ये तमाम बातें हीरो मोटोकॉर्प के कॉन कॉल से निकल कर आई। स्टॉक जब अब खुला खराब नतीजों के दम पे लगभग 4% की वहाँ पे गिरावट थी, और उसके बाद देखिए जैसे ही कॉन कॉल शुरू हुई, जैसे ही ये जो कमेंट्स आते हुए हमने देखा, स्टॉक में एक ज़बरदस्त रन अप, लगभग 3% जो है स्टॉक मूव हो गया।
मात्र आधे 1% की गिरावट थी उस समय। पर अभी देखिए थोड़ा मार्केट के मूड और माहौल के साथ जिस तरीके से न्यूज़ को डाइजेस्ट करता हुआ दिखता है बाजार, फिर से थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ है। पर कहीं ना कहीं कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली है हीरो मोटोकॉर्प से, क्योंकि आप रूरल सेंटिमेंट समझिए। देखिए रूरल सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है, और ये मारुति, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़े लीडर का आना और ये कहना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो एक बड़ी बात है। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो सृष्टि ने काफी विस्तार से बताया, लेकिन जो इसका लब्बो लुआब है वो ये है कि ज्यादातर चीजें ठीक दिख रही हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा नतीजे उतने एक्साइट नहीं कर पाए, लेकिन आगे को लेकर मैनेजमेंट के टोन में, उनकी स्ट्रेटजी में ऐसी कुछ दिक्कतें दिख नहीं रही हैं। सृष्टि ने आइस इंजन का जिक्र किया, आपको बता दें आइस यानी ICE, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो उनका पारंपरिक जो इंजन है, एक ईवी हो गया और एक आइस हो गया, ICE। तो हीरो मोटो हालांकि 5800 रुपए का शेयर था, 5080 के आसपास से 3% के आसपास की कमजोरी अभी भी है। हमारे साथ जुड़ गए एक और हमारे खास मेहमान, आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट, सिस्टमैटिक्स ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च धनंजय सिन्हा। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, अगर हम ये टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो हमने करेक्शन देखा है हीरो मोटो में ऊपरी स्तरों से, और अगर हम इस साल की बात करें तो जो बाकी जो दो मेजर प्लेयर हैं, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस, इन दोनों ने बेहतर रिटर्न कमा के दिए हीरो मोटो के मुकाबले। इन तीनों में से अगर एक चुनना हो तो वैल्यूएशन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से आपको सही कंपनी कौन सी लग रही है सर? तो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत टीवीएस है और हीरो मोटर्स दोनों है। आई थिंक हीरो मोटर्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से हीरो मोटर्स अच्छा कर सकता है। टीवीएस भी अच्छा लगता है, बट टीवीएस में कंसिस्टेंसी है। वो काफ़ी अच्छा रनअप दे चुका है। मुझे लगता है हीरो मोटर्स में जो अभी करेक्शन आया है, ये बेसिकली लेस देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के हिसाब से है। अभी आपके आपके सहयोगी ने बताया उस पर मार्जिन का थोड़ा लेस देन एक्सपेक्टेड था, वो है। बट मैं इससे वाकिफ रखता हूँ कि अगले 1-2 सालों में इनका वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा, और इनमें भी काफ़ी प्रीमियमाइजेशन जो पहले नहीं था वो इन्होंने कैप्चर करा है। तो और इन्होंने नया व्हीकल भी लॉन्च किया 125 सीसी में, जिसमें मुझे लगता है अगले 1-1.5-2 सालों में एक रन अप रहेगा वॉल्यूम में। तो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के हिसाब से हीरो मोटर्स अच्छा लगता है मुझे। और रूरल में मुझे लगता है अगले सालों में स्टेट लेवल पे और सेंटर के लेवल पे काफ़ी तवज्जो रहेगा, पॉलिसी रुझान इनके तरफ रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टॉक हो सकता है 1-2 सालों के लिए। तो इट इज़ अ गुड स्टॉक टू ओन। चलिए, बड़े विस्तार से आपको ऑटो सेगमेंट पर, खासतौर से टू व्हीलर्स पर व्यू मिल गया आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया शेयर आपके लिए खोजेंगे और कुछ और बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे, आपने जाएगा नहीं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक रेंज का बाजार है, निफ्टी है करीब 10 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें 125 अंक नीचे। और आज आईटी से लीडरशिप आ रही है, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये हैं 4 चढ़ने वाले शेयर, और 1 से 2% के आसपास तक की तेजी इन चारों के चारों शेयरों में दिख रही है। जतिन, जरा आप बताइए, अगर हमें आईटी में एक शेयर चूज करना हो, इसका अगर फायदा उठाना हो, तो वो कौन सा होगा? बैक में हमें लगता है कि जो रिसेंट का जो करेक्शन आया था वो ज्यादा डीप नहीं था, यानी कि शैलो था, और अपने क्रूशियल जो सपोर्ट्स है, शॉर्ट टर्म के एवरेजेस है, उसको जाके सिर्फ रिटेस्ट किए और फिर से वहां से एक बाउंस बैक आया है। तो ये बाउंस बैक जो आया है, हमें लगता है कि एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो सकता है, और उसमें हमें जो सबसे बेहतरीन शेयर या तो फिर हमारी जो प्रिफर्ड पिक रहेगी वो एक्सीएल टेक होगी। तो हमें लगता है कि एक्सीएल टेक में एक, अगर जो मैं इमीडिएट वेव के हिसाब से बात करूं तो एक फिफ्थ वेव ऑन दी अपसाइड पेंडिंग है। अगर जो वीकली चार्ट्स पे देखूं तो लास्ट वीक का जो कैंडल था उसमें एक लॉन्ग लोअर शेडो बना था। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बहुत ही एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये 1700
1720 तक के लेवल भी छू सकता है। इसके लिए आईटी पैक में से HCL टेक हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी। ठीक है, तो आईटी पैक में अगर हम देखें तो HCL टेक जो है प्रेफर्ड पिक होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे स्नेहा सेठ ने इसको ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करने की सलाह दी थी और इसके अलावा ध्वनि पटेल की भी ये पर्टिकुलर कॉल थी। आइए एक बार और कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि आईटी से तो लीडरशिप बरकरार है, क्योंकि निफ्टी में बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं उनमें से टॉप 4 जो काउंटर्स हैं वो आईटी के ही हैं, पर इसके अलावा आज BPCL और HPCL भी ऊपर आ रहे हैं। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप BPCL और HPCL को चार्ट्स पे। हालांकि जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन आज हम देख रहे हैं उसमें ये लोग अपने गेन्स होल्ड जरूर कर रहे हैं, पर इनमें भी कुछ सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड की पोजीशन बनानी चाहिए देवांग? BPCL की बात करें तो डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है काफी कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने मिला है, बट अगर हम मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें स्टॉक में जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में है तो या इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 318 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 340 तक के जोन देखने मिल सकते हैं BPCL में। ठीक है, ऊपर में जो लेवल्स हैं वो BPCL के आते हुए दिख सकते हैं, तो ये स्टॉक भी थोड़ा पसंद ज़रूर आ रहा है। पर आज जितने भी गिरावट वाले काउंटर्स हैं उनमें ONGC भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो है हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से इसके न्यूज़ फ्लोज हो रहे हैं, पर ONGC एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे क्या और भी कमज़ोर हो सकता है मौजूदा स्तर से? साइन ऑलरेडी कल के सेशन में ही बन चुका था और आज उसका फॉलोअप भी है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अवली चार्ट के बेसिस पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 328 का जस्ट उसके नियर बाय है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि यहाँ पे क्लोजिंग भी दे देगा, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और अगर किसी के पास पोजीशन है तो यहाँ पे पार्शियल बुकिंग की सजेशन रहेगी। देखिए अगर 328 के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे करीबन बन सकता है 311 312 का, जो करीबन यहाँ से 5% का डाउन साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और डाउन साइड जो है आते हुए दिख सकता है ONGC, ये काउंटर भी हम ट्रैक कर रहे हैं। पर चलिए अब 3 बज चुके हैं और वक्त है आपको बताने का कि इस समय की बड़ी खबरें कौन सी आ रही हैं। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। तो 3 बजे जो एक्शनेबल काउंटर्स हैं उनमें जो लिस्ट सामने आ रही है वो पूरी जानकारी लेकर जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए कहाँ पे दिख रहा है एक्शन? जी, तो खबरों के नंबर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में हमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 3.4% का बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। 1559 करोड़ का जो है रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने मिली है 29% की। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में रहेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 11% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। वही नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो है 76%। ये क्वार्टर में 1436 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसी के साथ इबिट्टा देखेंगे तो वहाँ पे भी 13% का हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसी के साथ मूविंग ऑन EID पेरी फोकस में रहेगा। अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो 4% की गिरावट देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 30% की गिरावट देखने मिल रही है। 226 करोड़ वर्सेस 325 करोड़ कंपनी ने जो है अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। उसी के साथ इबिट्टा की बात करें तो वहाँ पे भी हमें 27% की गिरावट देखने मिल रही है और वहीं मार्जिन्स पर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इसके साथ मैजिगन डॉक दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। काफ़ी अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 8% की हमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो 121% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 696 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वर्सेस 314 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर इबिट्टा की बात करें तो वहाँ पे हमें 2.7 टाइम्स जो है इबिट्टा बढ़ते हुए दिखा है 642 करोड़ वर्सेस 172 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ NBCC फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को जो एक 528 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है हरियाणा सरकार की तरफ से हमें आते हुए देखने मिल रहा है। NBCC 173 का भाव है। हरियाणा सरकार से 528 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके नतीजे भी ठीक ठाक आए थे NBCC के। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज खबरें आई हैं और खबरों के चलते थोड़ा मोड़ा एक्शन आज में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक शेयर जिस पर राय आपसे सुनिए चाहिए वो है पेटीएम का।
आज हम देख रहे हैं कि जो भी न्यू एज टेक वाले जो शेयर्स हैं, चाहे वो पेटीएम हो, पीबी फिनटेक हो, नायका हो, ये तमाम शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। पेटीएम जरा आप बताइए, आज 6% के आसपास की तेजी शेयर में है, क्या ये सस्टेन करेगी और क्या मान लिया जाए कि 500 रुपए के अब ये नीचे नियर टर्म में नहीं जाएगा? एक जी, दो चीजों का मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। पहले एक फॉलोअप, पीबी फिनटेक का आपने बोला 28/6 को हमने रिकमेंड किया था एट द लेवल्स ऑफ 1460 फॉर द टारगेट ऑफ 1710 का। तो आज का हाई भी 1710 है, जो टारगेट देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट आ गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया और देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। तो एक तो लेवल्स कोई भी आपको जब एनालिस्ट डिस्कस करता है तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दें। दूसरा पेटीएम हमने करीबन 8 से 10 सेशन पहले अपने क्लाइंटेज को रिकमेंड किया हुआ है, तो सेम मैं लेवल्स को रिपीट करना चाहूंगा। देखिए करंट मार्केट प्राइस है 534, हमारे जो बाइंग एवरेज थी दैट वाज नियर बाय 480। तो अभी जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दैट इज अराउंड 580 ओनली द बाइंग प्राइस। लेकिन जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए, स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है और आज काफी टाइम के बाद स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल आप बने रहिए, जिनको न्यू पोजीशन बनानी है वो भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर रखूंगा, जो 480 का ट्रेलिंग था। यहाँ पे टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन रहेगा 610 रुपए का। तो ये एक पोजिशनल बेट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। 610 रुपए का आपके लिए पेटीएम में टारगेट बनेगा, 534 और यहां से 610, मतलब ठीक ठाक अभी गुंजाइश है शेयर में चलने की, लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। एक और सेगमेंट चल रहा है और वो हम देख रहे हैं कि वो है पैकेजिंग वाले शेयरों का। ईपीएल, ये आपको 10% से ज्यादा ऊपर दिखेगा, ईपीएल का शेयर। इसके अलावा टाइम टेक्नोप्लास्ट है, पॉलीप्लेक्स है, यूफ्लेक्स, ये तमाम शेयर भी चल रहे हैं। लेकिन राय चाहिए आपसे देवांग, ईपीएल पर राय दीजिए। एसएल प्रोपैक लिमिटेड पहले नाम था, अब उसका शॉर्ट फॉर्म है ईपीएल। ईपीएल में क्या करें? क्या ये शेयर और चलेगा, या फिर अगर आपको बाकी किसी शेयर में मौके दिख रहे हैं तो वही बता सकते हैं आप। ईपीएल में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया विद द वॉल्यूम स्टॉक्स में वीकली चार्ट के ऊपर। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, काफी वक्त के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, तो इसमें पॉसिबिलिटी और भी अपसाइड जाने देखने मिल सकता है। तो अराउंड 260 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आते हुए देख सकते हैं। 230 का सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी, तो बने रह सकते हैं ईपीएल में। सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर में भी कमजोरी है और नतीजे इसके अच्छे नहीं रहे, बाजार को निराश किया है नतीजों ने। पिरामल एंटरप्राइजेस क्या अपने सपोर्ट्स के आसपास है? करेक्शन आज डन हो गया या फिर और ये गिरेगा? जतिन जी आप जरा बताइए, क्या और नीचे जाएगा शेयर या फिर करेक्शन ओवर? पिरामल एंटरप्राइज में आज जो फॉल हुआ है उसके कारण एक चीज जो हुई है वो है कि जो अपना प्रीवियस स्विंग लो था अराउंड 900, उसको डिसाइसिवली ब्रीच किया है। और साथ ही साथ में हमें लगता है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज जो 904 के लेवल्स पे था, उसके भी नीचे मेरे को लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दे देगा। इसके लिए हमें लगता है कि दोनों पैरामीटर सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वीकनेस आगे जाते हुए बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि अगर जो कोई भी किसी के पास अभी भी पोजीशन है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ही वीक आ रही है। और डाउनसाइड में हमें लगता है कि 850 से 840 तक भी ये स्लिप हो सकता है। इसके लिए वीकनेस आगे जाते हुए बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंटरप्राइज हम सुबह से ये हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरीके से नतीजे जो हैं वो कमज़ोर रहे हैं, ब्रोकरेजेस का डाउनग्रेड आया है और स्टॉक में कोई भी रिकवरी नहीं है। 900 के भी स्तर इस स्टॉक ने तोड़ दिए हैं। पर चलिए अब इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो जल्द ही बढ़ सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं उसको विस्तार से। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। अनुराग बताइए क्या है खबर।
जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर दी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी की है और ये 7 से 10% तक की बढ़ोतरी है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या वेटिंग पीरियड के क्लॉज है वहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा सम एश्योर्ड वाली पॉलिसीज़ में भी बढ़ोतरी है वो ज़्यादा रहेगी। वजह जो है, दो मुख्य वजह है प्रीमियम बढ़ोतरी की। पहला तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की जो रेगुलेशन है, नए रेगुलेशन मास्टर सर्कुलर जो जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, जहां पर मॉरिटोरियम की जो अवधि है वो 8 साल से घटा के 5 साल कर दी है। वेटिंग पीरियड जो अधिकतम हो सकता है उसे 4 साल से घटा के 3 साल किया गया है और ज़्यादा जो बीमारियां हैं कवर करने का निर्देश दिए गए रेगुलेटर के द्वारा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ाने जा रही, क्योंकि कंपनी का मानना है कि उनका जो क्लेम आउटगो है वो बढ़ेगा, क्लेम की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। इस वजह से उनके लिए ज़रूरी है प्रीमियम बढ़ाना। दूसरी वजह है कंपनियों का अपना प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, उनका लॉसेस क्या है पर्टिकुलर पॉलिसी से जुड़े हुए, और इसके अलावा जो मेडिकल इन्फ्लेशन, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चे हैं, दवाइयों के वगैरह हॉस्पिटल के खर्चे, मेडिकल इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, इन दो मुख्य वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये लगभग ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ही न्यू इंडिया एश्योरेंस की CMD ने भी बताया था कि 9 प्रोडक्ट्स पर उन्होंने 10% की हाइक ली है और ये जो हाइक है वो नवंबर से लागू होगी। और बाकी कंपनियों की भी जो बढ़ोतरी है वो नवंबर दिसंबर से लागू होगी, क्योंकि कंपनियों को 3 महीने का रिन्यूअल नोटिस भेजना जरूरी होता है, पॉलिसी होल्डर्स को सूचित करना जरूरी होता है 90 दिन पहले कि वो अपने रिन्यूअल जो पॉलिसी का रिन्यूअल है उसमें उन्हें बढ़ा हुआ प्रीमियम देना पड़ेगा। एक और बदलाव जो होता हुआ दिखेगा कि अभी तक कंपनियों के द्वारा जो बढ़ोतरी की जाती थी वो एज ब्रैकेट में होती थी, यानी कंपनियां प्रीमियम तय करती थी 31 साल से 35 साल तक का एक प्रीमियम, फिर 36 साल से 40 साल तक का एक प्रीमियम। तो जो व्यक्ति 35 साल से 36 साल में आता था उनके लिए बड़ी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब कंपनियों के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सालाना आधार पर दरें जो है तय की जाएगी, जिससे एक अचानक से जो पॉलिसी धारक है उनको बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं देना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी जानकारी के लिए। तो अनुराग इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी बारीकी से हर एक डिटेल्स सूत्रों के मुताबिक भी लेकर आते हैं और साथ ही जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले अनुराग शाह ने यह भी रिपोर्ट किया था कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के खास तौर से जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो उनकी कैटेगरीज है, और उसके बाद हमने एक स्टॉक में भी रिएक्शन देखा था और आज भी ये सभी काउंटर्स जो हैं वो फोकस में ज़रूर है। एक बार सुमित, आपसे न्यू इंडिया एश्योरेंस पे ही राय जानना चाहेंगे। हालांकि स्टॉक फ्लैट है पर निचले स्तरों से आज मार्केट में इसमें भी रिकवरी हुई है, पर सुमित पोजिशनली देखें या कुछ दिनों की चाल देखें तो थोड़ा सा गिरावट में ज़रूर दिखा है ये काउंटर। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे अच्छे मौके हैं एक्यूमुलेट करने के? ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो था 250 का, लेकिन कंटिन्यू आप देखेंगे तो डाउनफॉल ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी को मैं फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। बल्कि आज अगर ये अपने लो को ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग मुझे मिल रही है 230 के नीचे, तो 200 मूविंग डे एवरेज भी ब्रेक करेगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा, तो फिर बेटर है टू अवॉइड द स्टॉक एज ऑफ नाउ। कि खबर पॉजिटिव है पर जो सेटअप है, जिस तरीके के वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अभी जो है आप वेट भी करें। ये थोड़ा और वीक भी हो सकता है ये स्टॉक। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस इस पे आपके लिए राय, पर इसके अलावा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को आप ट्रैक ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ते हैं, काफ़ी तैयारियां होती हैं, बड़े ऑडियंस को इम्पैक्ट होता है। इसी के चलते जब अभी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी ज़रूर होगा। पर चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार बिल्कुल टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। अगर आप पिछले 45 मिनट से भी देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है।
20-25 अंकों की रेंज में निफ्टी झूल रहा है और इस वक्त बिल्कुल सपाट है, 24,140 के आसपास है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मामूली सी रिकवरी लोअर लेवल से 30, 40, 45 अंकों की आसपास की, लेकिन अभी भी 100 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 49,750 के आसपास कर रहा कारोबार। तो कल दो अहम सपोर्ट लेवल एक तरह से ब्रेक हुए थे, 50,000 का और उसके बाद हमने देखा था कि 24,200 का, और वहां तक पहुंचने में बाजार को बहुत मुश्किलें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स के मौके कहां पर मिलेंगे, और शुरुआत करेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स की हम देवांग के साथ। देवांग जी बताइए कहां पर मौके आप देख रहे हैं? हमने बात की टीसीएस में, तो यहाँ पे हम टीसीएस बीटीएसटी के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी देखने मिला आफ्टर द कंसोलिडेशन। तो टीसीएस खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस वही सेम 4210 का रखना है और टारगेट है 4380। 4380 ये हो गया आपके लिए टारगेट, 4210 का हो गया स्टॉप लॉस। टीसीएस आज ये निफ्टी का टॉप गेनर, और टीसीएस के बदौलत ही अगर हम बाजार की बात करें, सिर्फ टीसीएस की बदौलत आज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर टिकने में, या फिर जो थोड़े से आपको 1-2 अंकों की जो गेंस दिख रहे होंगे, इसी के बदौलत है ये, क्योंकि वेटेज ठीक ठाक है इन्फोसिस का और टीसीएस का इंडेक्स में वेटेज बढ़िया है, इन्फोसिस का बेहतर है टीसीएस से वेटेज के लिहाज से। तो ये आपके लिए 4380 का टारगेट, 4,210 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। सुमित जी आपका शेयर कौन सा होगा? अभिषेक जी पहला स्टॉक पिक जो रहेगा वो भी हमारा आईटी में ही रहेगा, तो हम इन्फोसिस के साथ जाना चाहेंगे। देखिए 1824 का करंट मार्केट प्राइस है, 1808 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 1865 का। जो दूसरा स्टॉक है वो है ओएनजीसी का, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, तो एक वीकनेस यहाँ पे हमें लग रही है और एक एसटीबीटी का कैंडिडेट लग रहा है। तो 320 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 335 का फॉर द टारगेट ऑफ 313। 335 का स्टॉप लॉस है, 313 का ये हो गया टारगेट आपके लिए। ओएनजीसी को सेल करने की सलाह है, और आईटी में इन्फोसिस ये हमारा आज का तीसरा शेयर आ रहा है, और तीनों के तीनों दिग्गज, पहले एचसीएल टेक आया, फिर टीसीएस आया, और अब देखिए इन्फोसिस 1808 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इन्फोसिस में, और 1865 रुपए का आपको इसमें मिलेगा टारगेट। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, तीनों के तीनों शेयर आपको मिल गए 3 एक्सपर्ट्स के जरिए। आईटी में मौके, जहां मौके हैं वही आपको बताएंगे, और यही बाजार का दस्तूर भी है। जतिन जी आप बताइए आपकी नजर कहां गई है? देखिए कंसिडरिंग आईटी में इतने सारे कॉल्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो हमें ऑटो पैक में से एमएनएम को चुना है। तो एमएनएम में हमें दिख रहा है कि 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, और टेक्निकली भी ये एक पुल बैक मोड में है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पुल बैक है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए एमएनएम में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2710 का, और टारगेट रहेंगे 2815 के। लॉन्ग करने की सलाह है। 15 तारीख को कंपनी की जो है वो नई थार का भी लॉन्च है, तो उस पर भी पूरी नज़रें रहेंगी। और बीएसए के साथ भी जो है इनका टाई अप है, वहाँ पे भी एक नई बाइक लॉन्च हो रही है, काफ़ी अच्छी दिखती है वो बाइक, और रॉयल एनफील्ड की कंपेटिटर भी बनेगी। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 व्हीलर और साथ ही थार को लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है। तो एमएनएम का स्टॉक भी काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहा है। आज हमने सुबह आपको हाईलाइट किया था कि डिवीज़ लैब 2% कमज़ोर था उस समय, किस तरीके का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो उसमें बिल्डअप हो रहा है। और आप देखिए डे लो पे आता हुआ डिवीज़ लैब 4% की गिरावट है, कोई भी रिकवरी उसके बाद नहीं देखने को मिली। खबर काफ़ी नेगेटिव है डिवीज़ लैब के लिए। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे भी काफ़ी कमज़ोरी है। और एक बार डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी मैं राय लेना चाहूँगी। सुमित आप मेरी हेल्प करिए, डॉक्टर रेड्डीज़ 2% कमज़ोर है। मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए एक एक करके कई सारे फार्मा काउंटर्स उभर रहे हैं। ऐसे में हमने कल औरोबिंदो फार्मा ऑल टाइम हाई देखा, हालांकि जाइडस ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ, पर डॉक्टर रेड्डीज़ नतीजों के बाद कुछ बहुत उत्साह इसने नहीं दिखाया। कैसे देख रहे हैं सुमित? अब 7000 के स्तर इसने डिसाइसिवली तोड़े हैं, कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? देखिए हमारा जस्ट अभी डिस्कस हुआ, अभी यहाँ पे 2 सिनारियोस हैं। अगर किसी का लॉन्गर टाइम फ्रेम पे होल्डिंग है तो बिल्कुल आप अभी भी बने रह सकते हैं।
तो उनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीबन 6720 का। अब इसी तरह से अगर कोई यहाँ पे ऑप्शन प्लेयर्स हैं जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे वीकनेस बन चुकी है। आप अगर एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, अपना एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था लोअर टाइम फ्रेम पे 6850 का वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अगर किसी का शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आप 6900 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 6700। ठीक है, 6700 के टारगेट के लिए जो है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। पर आज पूरे बैंकिंग स्पेस में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था, काफ़ी टाइट रेंज में ही कारोबार कर रहे थे सभी काउंटर्स। ऐसे में एसबीआई भी डे लो के काफ़ी नज़दीक है और सुबह रजत जी ने भी आपको शॉर्ट की कॉल दी थी एसबीआई में। आप अगर देखें तो उन्होंने बोला था कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ पे आप शॉर्ट के मौके ढूंढ सकते हैं। हालांकि डे लो के काफ़ी नज़दीक है पर फिर से अपने 800 के लेवल्स को भी तोड़ने की तैयारी है। एक बार जतिन आप बताइए क्या एसबीआई और भी कमज़ोर रह सकता है और क्या फ्राइडे को उसके बाद हम 800 के भी लेवल्स टूटते हुए देखेंगे? एसबीआई की अगर जो मैं बात करूँ तो ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है और आज के ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल है वो प्रीवियस डे के कैंडल के रेंज के अंदर ही है। तो हमें लगता है कि एक इनसाइड बार पैटर्न आज के ट्रेडिंग सेशन में बना है। तो हमें लगता है कि अगर जो 795 ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो है तो अगर जो 795 का लेवल तोड़ता है आने वाले दिनों में तो हमें लगता है कि वीकनेस और नीचे की तरफ बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, जो ये स्टॉक को 780 से लेके 765 के लेवल्स तक नीचे ड्रैग कर सकता है। इसके लिए 795 इज द क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर। बिलो 795 780 765 तक के लेवल्स की वीकनेस आ सकती है। ठीक है, एसबीआई आज 0.25% की तेजी 800 रुपए के ऊपर आकर फिर से टिकरा है। हालांकि 800 रुपए 40 पैसे आज इसका लो है और पिछली बार भी हमने देखा था कि यहीं से शेयर थोड़ा सा घुमा था और ऊपर गया था। यहाँ पर आपके लिए मौके बन रहे हैं। आज हम एक खास शो कर रहे थे 12:30 बजे दोपहर में, तो वहाँ पर भी आपको निवेश के लिहाज से इसमें पैसे लगाने की सलाह दी गई थी एसबीआई के शेयर में। लेकिन बैंकिंग में भले ही आज उतनी ज़्यादा रौनक ना हो, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस की कुछ कंपनियों में तेज़ी ज़रूर है। पीएनबी हाउसिंग पर सुमित जी आपसे व्यू चाहिए। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये क्लोजिंग करने जा रहा है, कोई ट्रेड लेना चाहिए पीएनबी हाउसिंग में? अभिषेक जी देखिए, काफी टाइम से आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन एक बना हुआ है एक रेजिस्टेंस के नियर बाय 830। आप देखेंगे तो पिछले काफी सारे सेशन से यहाँ पे एक गैप फिलिंग का प्रोसेस हो रहा था। कल गैप फिलिंग पूरा हुआ है लेकिन फॉलोअप नहीं मिल पा रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे वेट कीजिए आप 845 से 850 का जो रेंज है, अगर वो क्रॉस हो रहा है और सस्टेन हो रहा है तो बिल्कुल ये एक कैंडिडेट बनेगा, न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपकी बन सकती है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 790 का जो रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे 850 पे बाइंग आ रही है तो फिर जो यहाँ पे टारगेट्स बनेंगे वो रहेगा 945 रुपए के। 945 इस पे नजर रखिए। पीएनबी हाउसिंग आपको होल्ड करने की सलाह है। एक शेयर फटाफट आपसे दिवांग राय जानना चाहेंगे, वो है प्रताप स्नैक्स का। आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मूव है, क्या मान ले कि इसका नियर टर्म का बॉटम बन गया और अब यहां से शेयर चलने के लिए तैयार है? प्रताप स्नैक्स की बात करें तो अभी भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। आज भी हमने देखा हायर लेवल से सस्टेन नहीं किया है, वापस एक थोड़ा करेक्शन देखने मिला है। तो अभी भी इसमें फर्दर करेक्शन फर्दर डाउनसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 800 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर अराउंड 845 के अराउंड जोन है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, न्यू बाइंग के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नई खरीदारी के लिए इसको अवॉइड करने की सलाह है। आरबीएल बैंक आज 3% नीचे है। आरबीएल बैंक सुमित जी जरा क्विकली बताइए, क्या ये और गिरेगा या फिर इसमें कॉन्ट्रा बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, ये स्टॉक को मैं एज ऑफ नाउ अवॉइड का ही कैटेगरी में रखूंगा। देखिए, स्टॉक ने अपना 20 जुलाई 23, उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू वीकली ये एक सपोर्ट था 210 का जो लेवल्स था,
आज वही स्टॉक को यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो अगर 2 दिन का क्लोजिंग मिल रहा है तो फिर ये वीकली ब्रेकडाउन का भी स्टॉक बन जाएगा, तो बिल्कुल इसको मैं कंप्लीटली अवॉइड करना चाहूंगा। अवॉइड कीजिए। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर शेयर जाकर एक कारोबार कर रहा है। 300 रुपए तक आरबीएल बैंक गया था तो लगा कि शायद चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन वहां से फिर से मोमेंटम इसका खराब हो गया और अब 200 रुपए के मुहाने पर आकर फिर से शेयर ये खड़ा हो गया है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज मतलब बाजार को अगर आप देखेंगे तो एक रेंज का ही कारोबार रहा। दिन भर निफ्टी की जो रेंज रही वो 100 अंकों की रही, तो अगर 24,000 के बेस पर अगर 100 अंक के रेंज में बाजार रहे तो मतलब बहुत छोटी रेंज होती है। 24,196 आज का हाई है, 24,099 ये आज का लो है, यानी कि 100 अंकों से भी कम की रेंज रही है निफ्टी की आज। आईटी शेयरों ने आज देखिए बाजार को सहारा देने का काम किया है। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये एलटीआई माइंट्री, टॉप 10 में से 6 आईटी शेयर आपको दिखेंगे और इसके चलते ही आप सेंसेक्स में और निफ्टी में हरा निशान देख भी रहे हैं। अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो आज डिवीज लैब फार्मा में, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज ये कमजोर हुआ। ऑटो में आप देखेंगे तो हीरो मोटो इसके नतीजों के बाद हमने कमजोरी इसमें देखी 3-3.5% के आसपास की। मेटल शेयरों में, माइनिंग शेयरों में कमजोरी रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि राज्य सरकारें पिछली तारीख से टैक्स वसूल सकेंगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स 2005 से लगेगा। और टाटा स्टील ने हालांकि कहा कि उन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी है करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की, बड़ा सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है और सारे के सारे शेयर आपको गिरते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या फिर कोल इंडिया हो गया, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, ये शेयर ज्यादा गिरे हैं। अच्छा, उसमें से भी 2 खेमा है। नुआमा की एक रिपोर्ट आई है, नुआमा ने कहा है कि ये स्टील वालों पर ज्यादा असर होगा, एल्यूमिनियम वाले पर कम होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टाटा स्टील लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर ये शेयर आए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा डामाडोल ही रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखेंगे तो 940 शेयर आज एनएसई पर खड़े हैं और डिक्लाइन की संख्या जो है वो है 1556 शेयरों की, तो माहौल थोड़ा सा कमजोर है। कल है 15 अगस्त, उसके बाद एक शुक्रवार को बाजार खुलेगा, तो थोड़ा सा वॉल्यूम थिन रहने का ही अनुमान है क्योंकि छुट्टी का माहौल बाजार में निश्चित तौर पर चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्लोजिंग आज मिली जुली। निफ्टी बैंक 85 अंक नीचे। राहत वाली चीज रही कि एचडीएफसी बैंक ने 1600 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और 1607-8 रुपए के आसपास आज ये क्लोजिंग दी है। आज दिन भर एचडीएफसी बैंक का शेयर भी एक रेंज में रहा। रेंज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 1603 रुपए आज का लो है, 1613 रुपए आज का हाई है, यानी कि 10 रुपए की रेंज रही एचडीएफसी बैंक की। तो जो लीडरशिप जो बाजार में रही वो आज बिल्कुल मिसिंग रही। आप एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, आप रिलायंस को देख लीजिए, ये दोनों के दोनों शेयर आज नहीं चले और इसके चलते बाजार में भी कोई खास हमने जोश देखा नहीं है। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले जतिन जी, देवांग जी और सुमित जी, आपसे जरा डिस्क्लोजर चाहिए सर। सुमित जी, शुरुआत आपसे कर लेंगे, कोई डिस्क्लोजर आपका? अभिषेक जी, जो भी स्टॉक्स अगर हमने अपने एडवाइजरी के थ्रू क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो वो ऑन स्पॉट हम बता भी रहे हैं। बाकी जो लेवल्स हमने डिस्कस की हुई है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस करें, फिर ही कोई पोजीशंस बनाएं। आज जो भी स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ, मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, देवांग? हमने जो भी स्टॉक में चर्चा की वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, जतिन जी? जो भी स्टॉक्स में आज हमने बातचीत की उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ सकता है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी सजेशन। थैंक यू। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शो को यहाँ पर समेटेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाएगा नहीं, आपकी बाजार में हम कल की नहीं परसों की तैयारी हम जरूर करवाएंगे आज ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद।